नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए.बी. रायते आपका इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, हम जिस परिवेश में जीवन जीते हैं रहते हैं उस परिवेश का हम अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखती है, हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, हमारी इस पूरी सृष्टि के संचालन में अपना योगदान जो है वो देने का काम करती है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति ने बनाई हुई ये जो अलग अलग चीज़ें हैं उन चीज़ों का हमारे और इस पूरे सृष्टि के अस्तित्व के लिए, उसके संचालन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान होता है, बहुत ही महत्व वहाँ पर होता है। उनके कार्यों के द्वारा प्रकृति का जो संचालन है वो बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, हर एक का अपना अपना कार्य होता है। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ या एक महत्वपूर्ण अंग हम जिसे कह सकते हैं प्रकृति का, वो है पेड़। पेड़ मनुष्य के जीवन में ही नहीं, पूरे सृष्टि के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पेड़ के माध्यम से ही इस प्रकृति का जो संचलन है और इस प्रकृति का जो संतुलन है वो सही मायने में सही तरह से बनाए रखने में हम कामयाब हो सकते हैं, या पेड़ के माध्यम से ही वो कार्य सही तरह से चल सकता है। इसलिए पेड़ों का महत्व अनन्य साधारण है, बहुत ज़्यादा है। इसके कारण ही प्रकृति सही तरह से संचालित होती है। पर्यावरण का जो हम संतुलन कह सकते हैं वह भी अच्छी तरह से बनाए रखने में हम कामयाब हो सकते हैं। और बहुत सारे जीव मात्रों का आधार जो है वो पेड़ होता है, और इसीलिए पेड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्रकृति का अंग हम मान सकते हैं। और इसी पेड़ का महत्व, उसका जो प्रभाव है पूरे सृष्टि पर वो किस तरह से है और उसके जो गुण है वह समझाने के लिए आज हम कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती के जो अलग अलग पाठ पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में और पद्य पाठ क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ, इस पाठ का विस्तार से अध्ययन जो है इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। पेड़ों का महत्व समझने वाले हैं। पेड़ क्या होते हैं, वो किस तरह का कार्य करते हैं और हमारे लिए और पूरे प्रकृति के लिए, पूरे समाज के लिए उनका योगदान क्या होता है, वो किस तरह से कार्य कर सकते हैं या करते हैं, यही हमें इस वीडियो के माध्यम से और इस पाठ के माध्यम से समझना है। इस पाठ के जो रचनाकार है डॉक्टर मुकेश गौतम, इन्होंने इस रचना का सृजन किया है, निर्माण किया है। तो चलो हम विस्तार से इस पद्य पाठ का अध्ययन करते हैं। उस पद्य पाठ का अध्ययन करने से पहले संक्षेप में रचनाकार डॉक्टर मुकेश गौतम जी का हम परिचय यहाँ पर कर लेते हैं, और उसके बाद पूरी कविता, उसका विस्तृत अध्ययन जो है वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रचनाकार का परिचय देखते हैं। देखिए, रचनाकार डॉक्टर मुकेश गौतम, इनकी ये रचना है। रचनाकार का परिचय पढ़ने का मकसद है कि उसकी रचना से परिचित होने से पहले रचनाकार का व्यक्तित्व अगर हम समझ जाते हैं तो रचना समझने में आसानी हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पर रचनाकार का परिचय हम करवा लेंगे। साथ ही साथ कुछ साहित्य के संदर्भ में जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आ सकते हैं विधा परिचय के, या साहित्य के निर्माण में साहित्य का इतिहास जो है उसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो उस हिसाब से भी हमें उसकी कुछ जानकारी या जो मुख्य तत्व है उसको समझना आवश्यक है। और इसीलिए हम यहाँ पर कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी का परिचय करवा लेते हैं। देखिए, कवि परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है। मतलब इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारे देश का, वहाँ पर हुआ है। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। देखिए, इन आधुनिक जो कविताएं लिखने वाले रचनाकार हैं उन्हें आधुनिक कवि कहा जाता है। उन आधुनिक कवियों में डॉक्टर मुकेश गौतम जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो कार्य किया है उस बलबूते पर उन्होंने अपनी खुद की एक विशेष पहचान वहाँ पर बनाई है।
आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है और ये गुण के कारण ही साहित्यकार की एक अलग पहचान जो है वो बन जाती है या वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, आधुनिक भावबोध मतलब जो इंसान के अंदर जो भाव होते हैं उन भावों का बड़े अच्छी तरीके से साहित्य के माध्यम से समाज के सामने प्रकट करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और उस कला में साहित्यकार माहिर माने जाते हैं या उस क्षेत्र में इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं, मनुष्य आज जो जीवन जी रहा है उस जीवन जीते समय अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं का सामना सामान्यतः हर इंसान को अपने अपने तरीके से करना पड़ता है और उन्हीं समस्याओं को साहित्यकार ने अपने साहित्य में अभिव्यक्ति देने का काम किया है। साथ ही साथ जो प्रकृति है, हम जिस प्रकृति में अपना जीवन व्यापित करते हैं, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, वह प्रकृति हमारे जीवन का मूल आधार है। उसके ही बलबूते हम अपना जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकृति के साथ सामान्यतः हम मानव जो है या पूरा समाज जो है जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो बहुत ही क्रूरता भरा है और उस क्रूरता भरे व्यवहार का भी चित्र लोगों के सामने आना चाहिए। किस तरह से हम प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पेड़ों को काट रहे हैं, जिस तरह से हम प्रदूषण फैला रहे हैं और पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ये प्रकृति के साथ बहुत ही क्रूर मजाक है। हम लोग आज इसकी गंभीरता समझ नहीं पा रहे हैं। आगे चलकर इसके जो परिणाम दिखेंगे, जो समूचे सजीवों को पूरी समाज में फैले हुए पूरे जीवों को, सभी को, मनुष्यों सहित सभी प्राणी मात्राओं को इसके परिणाम जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं या पड़ने वाले हैं। अगर इसी तरह से समाज आगे बढ़ता रहा, इसी तरह से व्यवहार उसके रहे, तो निश्चित तौर पर इसके जो बुरे परिणाम हैं वो आगे मनुष्य के सामने आने वाले हैं। तो इस का मूल कारण है मनुष्य का प्रकृति के प्रति जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, प्रकृति के साथ जिस तरह से व्यवहार मनुष्य कर रहा है, वह एक तरह से प्रकृति के साथ वह क्रूर मजाक कर रहा है, बहुत भद्दा मजाक वापर कर रहा है। और वही उसी क्रूर मजाक को, वही उन व्यवहारों को, उस तरह के गलत कार्यों को इस रचनाकार ने अपने काव्य के माध्यम से लोगों के सामने लाने की कोशिश की है और वो भी प्रखरता से, बहुत तीखे शब्दों में उन्होंने अपने जो विचार है वो साहित्य के माध्यम से समाज के सामने रखे हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। देखिए, इनके साथ साथ हास्य व्यंग्य हमें बहुत प्रिय होता है क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कोई विचार जो है वो बहुत तीव्रता के साथ पाठकों के मस्तिष्क तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साहित्य प्रकार है। हास्य व्यंग्य के साथ मतलब हल्के फुल्के शब्दों में, लेकिन जिसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है, तीव्रता के साथ हो सकता है। हास्य मनोरंजन के साथ साथ व्यंग्य मतलब तिरछे शब्दों में जो कवि अपना मत जो है, अपना विचार जो है वो व्यक्त करता है, तो ऐसे साहित्य को हास्य व्यंग्य कहते हैं। तो ये जो हास्य व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने साहित्य जो है वो साहित्य रखा है, लेकिन वो भी लोकप्रिय मंचीय कवि, लोकप्रिय मतलब लोगों के लिए वो प्रिय है, और मंचीय मतलब जो मंच पे सिर्फ लिखने वाले नहीं है, तो जो साहित्य उन्होंने सृजित किया है वो लोगों के सामने मंच पर प्रदर्शित करने का काम भी वो करते हैं, लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय ऐसे मंचीय कवि है, मंच पर जाकर अपने कविताओं को सुनाते हैं, लोगों को वो समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होने के मतलब वो हास्य व्यंग्य की कविता एक करते हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार, सामाजिक जो भावना है, समाज के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व है, वो समाज की जिस तरह की संरचना है और उस संरचना को बनाए रखने में
हमारा जो योगदान होना चाहिए, हमारा जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, उस तरह की भावना इनके काव्य में बहुत तीव्रता से प्रस्तुत की गई है, उन्होंने लोगों के सामने रखी है, और यही इनके काव्य का मुख्य स्वर है, या उनके काव्य का मुख्य विषय हम कह सकते हैं बना हुआ दिखाई देता है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा सरल, सहज तथा मन को छू जाती है। जिन्होंने जो अपना जो समग्र रचना है, मतलब उन्होंने लिखी हुई जो साहित्य है, पूरा जो साहित्य है, संपूर्ण जो साहित्य है, उन संपूर्ण या पूर्ण साहित्य की रचनाओं को, या पूर्ण सभी रचनाओं को अगर हम देखें तो उन रचनाओं की भाषा का जो वर्णन यहाँ पर हम कर सकते हैं वो कैसा है। भाषा का स्तर सरल है, सीधा है, सहज है, समझने में आसान है, तथा भाषा मनमोहक है, मन को छू जाती है, आसानी से समझने के कारण लोगों को अच्छी लगती है, सरल सीधे शब्द है, और इसीलिए इनका साहित्य बहुत ही प्रभावी बन जाता है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। देखिए, इनका काव्य जो है स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, मतलब जो वास्तविकता या स्वाभाविक है, या सामान्यतः हम देख पाते ऐसे, और लोगों के प्रति प्रचलन की जिस तरह की कार्य है, उन कार्यों का, उन व्यवहारों का जो सच्चाई के साथ जुड़े हैं, ऐसे लोक व्यवहार के चित्र, बिंब हो हम कह सकते हैं, या प्रतीक मतलब चित्र, या उस तरह की प्रतिमा या प्रतिमान के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत की है, और वो भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से। मतलब इन्होंने जो काव्य सृजित किया है, या जो भी साहित्य इन्होंने निर्माण किया है, वो सच्चाई के धरातल पर है और लोगों से जुड़ा हुआ है, या सामान्य लोक व्यवहार से लोग जिस तरह से अपने जीवन में आचरण करते हैं, उन आचरणों को, उन व्यवहारों को इन्होंने साहित्य में रखा है, ताकि लोगों को वो अपना लगे। क्योंकि अगर कोई बात जो काल्पनिक हो या लोक व्यवहार से अलग हो, तो लोगों को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि ये वास्तविकता में हो नहीं सकता या होता नहीं है। लेकिन जो भी साहित्य अगर लोक व्यवहार से जुड़ा होता है, उनके रोज़मर्रा के दिनचर्या से जुड़ा होता है, तो सामान्यतः पाठकों को लगता है कि ये हमारे जीवन के ही कुछ प्रश्न यहाँ पर, या व्यवहार ही हमारे जीवन के यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसा लोगों को लगता है, और इस कारण वह पाठकों के मन मस्तिष्क में बहुत प्रभावी तरह से पहुंच जाता है। तो इसीलिए इनका जो साहित्य है वो प्रभावशाली ढंग से पाठकों के अंदर या उनके विचारों में पहुंच जाता है। इनके भाव और विचारों का इन्होंने जो इनके अंदर जो भाव है, या उनके साहित्य के अंदर जो भाव है, वो भाव तथा विचार जो है, उसका संप्रेषण जो है वो बहुत अच्छे तरह से, मतलब उनके विचारों को संप्रेषित करना, मतलब लेखकों के विचारों को पाठकों के मनों तक, या पाठकों के विचारों में प्रस्तुत करना, मतलब अपने विचार या अपने जो वो कहना चाहते हैं, वो बातें, वो विचार, वो चीज़ें, वो विषय, वो ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में सफल होना। जो वो कहना चाहते हैं वही लोग समझे, यही सबसे, मतलब साहित्य की ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। लेखक या कवि या रचनाकार जो कुछ कहना चाहता है, वही अगर लोग समझते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि सही तरह से लिखा गया साहित्य है, या उसका कार्य जो है, या उसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सफल हुआ। अगर वैसा होता नहीं है, लेखक कहना कुछ चाहता है और पाठक अगर कुछ अलग समझते हैं, तो वास्तविकता में जिस उद्देश्य से साहित्य सृजन किया गया है रचनाकार के माध्यम से, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। लेकिन रचनाकार मुकेश गौतम जी ने जिस तरह का साहित्य सृजन किया है, जिस तरह के भाव, जिस तरह के विचार अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने रखे हैं, वही विचारों को वो पाठकों में संप्रेषित करने में सफल रहे हैं, और बहुत ही प्रभावी ढंग से उन्होंने वो कार्य किया है। इसलिए इस साहित्यकार का जो स्थान है हिंदी साहित्य जगत में, आधुनिक कवियों में, वो बहुत विशिष्ट है, या अच्छा माना जाता है, या ऊपरी स्तर पर हम कह सकते हैं बन गया है। तो इस तरह से आज की इस रचना के रचनाकार है डॉक्टर मुकेश गौतम। अब इन्होंने जो कुछ रचनाएं सृजित की है, इनके जीवन में जिस तरह का साहित्य इन्होंने निर्माण किया है, उसका
विस्तार से या उसमें से कुछ साहित्य कृतियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, हमें वो याद रखने। शायद कभी प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कोई पैसेज देकर जैसे हम पद्य पंक्तियाँ दिया जाएगी और उस पद्य पंक्तियों के बाद क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है उसके आधार पर कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए, ये भी हो सकता है, या प्रस्तुत पद्य पंक्ति के रचनाकार की दो प्रमुख साहित्य कृतियों को लिखिए। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमें कुछ तो याद रखना पड़ेगा। कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ साहित्य कृतियाँ जो महत्वपूर्ण है उनके नाम हमें याद होने चाहिए। देखिए इन्होंने जो साहित्य कृतियाँ लिखी हैं, अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, इन जैसे कविता संग्रहों का निर्माण रचनाकार डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने की है, या इनकी ये प्रमुख रचनाएं है। सभी काव्य रचनाएं हैं, ये सभी कविताओं में, काव्य में लिखी गई रचनाएं हैं और ये अलग अलग कविता संग्रह इन्होंने लिखे हैं। प्रस्तुत जो पाठ है पेड़ होने का अर्थ, यह एक नई कविता के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो ये नई कविता क्या होती है, तो हम इसका थोड़ा सा अर्थ जो है वह समझ लेते हैं विधा परिचय में। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य के क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। देखिए नई कविता आधुनिक काल में यह साहित्यिक प्रकार उभर कर आए हैं। इस साहित्यिक प्रकार में हम कह सकते हैं कि जो भावबोध है, जो भाव है कवि के अंदर, उसे व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गई ये इस प्रकार की रचना को हम नई कविता कहते हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं, नए प्रतिमान आए हैं, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। इसमें देखिए अलग अलग बहुत सारी नई कविताओं में बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं, जो हमारे पारंपरिक या पुरानी पद्धतियाँ हैं, या जिस तरह से हम पहले विधाएँ सृजित होती थी, उसकी रचनाएं होती थी, उसके मुकाबले नई कविताओं में कुछ बदलाव आए हैं। तो इसमें बहुत सारे नए शब्द, आधुनिक शब्द, या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए, ऐसे शब्द भी इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। नए प्रतिमान और उपमान, प्रतीक, मतलब ये अलग अलग उदाहरण हम कह सकते हैं। इनका भी हम कह सकते हैं कि उपयोग या प्रयोग जो है सामान्यतः इस विधा में किया गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और वो आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। तो इसका फल, इस तरह की रचना का फल क्या है, उसका फायदा क्या है? तो ये जो नई कविता आज के युग में बनी है या बनाई जाती है या लिखी जाती है, इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आज का जो मनुष्य जीवन है वो व्यस्ततम है, बहुत ही बिजी रहते हैं, सभी अपने अपने कार्य में, अपने अपने व्यवहारों में व्यस्त रहते हैं, और ऐसे व्यस्त जीवन क्रम में मनुष्य के पास समय जो है वह कम रहता है या बहुत कम समय उसके पास बचता है। तो ऐसे मनुष्य के जीवन को दर्शाने का काम, मनुष्य का ये जो व्यस्ततम जीवन है, इसको प्रदर्शित करने का काम ये साहित्य करता है। एक तरह का उसका क्या है, दर्पण है, मतलब आईना है। लोगों का ये जो व्यस्त जीवन है, उसकी शैली है, उसके जीने का तरीका है, उसमें आने वाले सभी व्यवहार है, कार्य है, उसकी समस्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आज के युग से जुड़ी हुई है, आज के लोगों से जुड़ी हुई है, वह दर्शाने का काम ये नई कविता करती है। और इसीलिए आज के इस मनुष्य जीवन के, आज के समाज के एक तरह से नई कविता क्या बन गई है, दर्पण बन गई है, आईना बन गई है। और इसी आईने के माध्यम से, इसी दर्पण के माध्यम से, इसी कविता के माध्यम से पाठक जो है या हम जैसे लोग हैं, आसपास की जो सच्चाई है या मनुष्य जीवन की जो सच्चाई है या मानव की जो सच्चाई है, उसकी एक तरह से तस्वीर देख सकते हैं। ऐसी ये विधा है, मतलब
हम समाज का चित्र इस कविता के माध्यम से देख सकते हैं कि समाज की रचना किस तरह से है, समाज का प्रचलन किस तरह से हो रहा है, समाज का कार्य किस तरह से हो रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है, किस तरह की शैली उसने अपनाई है, क्या चल रहा है। इस तरह के चीज़ों को या इस तरह के विषयों को हम इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं और आज के युग का एक तरह से विश्लेषण ही हम कर सकते हैं। उसको समझने में हमें मदद जो है हो सकती है। इस तरह की ये विधा है नई कविता। तो इस विधा में ये रचना जो है वह की हुई है। आगे देखिए, जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, पेड़ होने का अर्थ, इसका पाठ परिचय यहाँ पर दिया है। कवि इस पाठ के माध्यम से हमें क्या कहना चाहता है, या इस कविता का हम कह सकते हैं कि मुख्य विषय क्या है, या कविता में कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है, किस तरह का विचार हमारे सामने रखने की कोशिश की है, वो हम पाठ परिचय में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रकृति जो है ना, ये सृष्टि, यह सृष्टि ही मनुष्य के जीवन का स्पंदन है। स्पंदन को हम कह सकते हैं हार्ट बीट। हमारी जो इंसान जो जीवन जीता है, उसकी जीने वो तभी तक जी सकता है जब तक उसका स्पंदन या हार्ट बीट चलती है। तो वह प्रकृति अगर हम देखें तो प्रकृति मनुष्य के लिए सब कुछ है, उसकी हार्ट बीट ही है। अगर प्रकृति है तो ही मनुष्य है। प्रकृति अगर नहीं रही तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सभी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई है। हम उदाहरण दे सकते हैं, हम जीने के लिए जो हमें हवा चाहिए, ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, जो हमें चाहिए होता है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। अगर वो ख़त्म हो जाए, वो ख़राब हो जाए, वो हमें मिलना बंद हो जाए तो हम कुछ मिनट भी नहीं जी पाएंगे। और इसका मतलब यह है कि प्रकृति से हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और इतना ही नहीं, हम प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उससे बंधे हुए हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति मनुष्य जीवन का स्पंदन है। और इस प्रकृति का स्पंदन कौन है, या उस प्रकृति का जो स्पंदन, मतलब इस प्रकृति का मुख्य तत्व या पोषक तत्व कौन है, तो वो है पेड़ है। इस प्रकृति को बरकरार रखने के लिए, इस प्रकृति को सही बनाए रखने के लिए, उसका सही संचलन करने के लिए, उसे सही तरह से चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा अगर कोई उठाता है वो है पेड़। और इसीलिए इस स्पंदन को, मतलब इस डोरी को अगर हम जोड़े रखना है तो उसमें पेड़ों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोषक है, उसको सुधारता है, निखारता है, अच्छा बनाता है, प्रकृति को सुंदर, सहज, आसान या सही बनाने का काम पेड़ करता है, और प्रकृति की बढ़ोतरी करने का काम करता है, प्रकृति को संतुलित रखने का काम पेड़ यहाँ पर करता है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पेड़ जो है वो इस प्रकृति के स्पंदन का पोषक तत्व, या मनुष्य और प्रकृति के मनुष्य के जीवन में प्रकृति जो स्पंदन है उस स्पंदन का पोषक तत्व यहाँ पर कवि ने पेड़ को माना है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रचनाकार हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें शिक्षा देता है, वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे हम शिक्षक कहते हैं। जो हमें सिखाने का काम करता है, जो हमें ज्ञान देने का काम करता है। तो समूचे मनुष्यों को पेड़ बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारे बातों का ज्ञान हम तक पहुंचाने का काम करता है। वो हम जैसे ऐसे सामान्य तरह किसी शिक्षक या सामान्य हम मनुष्य के रूप में जिस तरह से हम शिक्षक को देखते हैं उस तरह से वो हमारे सामने आकर कोई पाठ पढ़ाने का काम नहीं करता है, लेकिन अपने व्यवहार से जिस तरह से वो रहता है या उसका जो व्यवहार है पेड़ का,
उस व्यवहार से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है या सीखता है। और इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं, रचनाकार यहाँ पर कहते हैं कि पेड़ मनुष्य का बहुत ही बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। ये जो पेड़ है और मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के निर्माण जो है, मतलब प्राणियों का निर्माण ही सबसे पहले तो वृक्षों का ही निर्माण हुआ था, पौधों का निर्माण हुआ था, उसके बाद प्राणियों का निर्माण हुआ था। वो तो निर्माण से के साथ ही हम पेड़ों से जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो। लेकिन जब मनुष्य का निर्माण हुआ तो निर्माण के बाद भी मनुष्य को अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पेड़ पर निर्भर रहना पड़ा है। और तब से आज तक वो दौर बंधी हुई है। आज भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मनुष्यों को पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इसलिए आज भी पेड़ और मनुष्य के बीच बहुत ही गहरा संबंध है, और वो आज का नहीं है तो पुरातन है, बहुत पुराने ज़माने से है। शुरुआती दौर से, मनुष्य के निर्माण के बाद से ये संबंध जुड़ा हुआ है और आज भी कायम है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ हमारे भारतीय संस्कृति में हम कह सकते हैं कि पेड़ों का बहुत महत्व है। हम सब जान सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह आती है जिसमें हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं और उसको सम्मान देते हैं। बहुत सारे पेड़ों को हम देवताओं के रूप में भी देखते हैं। तो इतना सम्मान हम पेड़ों को देते हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ों का महत्व बहुत ज़्यादा है और इन पेड़ों ने हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम भी किया है। और मनुष्य को पेड़ों ने अपने तरह संस्कारशील बनाया है। एक तरह से संस्कारों को भरने का काम भी पेड़ों के माध्यम से वहाँ पर किया गया है। इसीलिए पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। पेड़ जो है, पेड़ों को देखकर बहुत सारे लोगों को या समाज को ही पूरे हौसला प्राप्त होता है। इसलिए हौसला बढ़ाने का काम भी पेड़ करता है। समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सीखता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने पहले देखा ना, पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है, उसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि किस तरह से शिक्षक है। तो पहले तो वो हमें हमारा हौसला बढ़ाना सिखाता है। हमारा हौसला बढ़ाता है मतलब वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। और वो शिक्षा के कारण, उस ज्ञान के कारण हम एक मजबूत होने में मदद होती है। साथ ही साथ जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति हमारा दायित्व है, प्रतिबद्धता है, वो किस तरह की है वो समझाने का काम भी हमारे पेड़ करता है। जिस तरह से पेड़ का व्यवहार है, पेड़ जिस तरह से समाज के लिए सब कुछ करता है, तो समाज या मनुष्य के भी ये समझ में आता है कि बिना कोई फल की अपेक्षा किए, बिना कोई स्वार्थ के, जिस तरह से पेड़ सबको देने का काम करता है, अपना उत्तरदायित्व निभाता है, उसी तरह से मनुष्यों को भी वो अपने उत्तरदायित्व को निभाने में, उस समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने में प्रवृत्त करता है। वो शिक्षा ही एक तरह से देता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व है और उसका निर्वहन करना, उसको आगे बढ़ाना है, उसको पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है। और वह पेड़ जिस तरह का कार्य करता है उस कार्य के माध्यम से हम मनुष्य या वो समाज जो है वो सीखता है और उसी के तरह निर्वाह करने का काम करने की कोशिश करता है या उसके माध्यम से ही ये सीखता है। ये सबसे बड़ी सीख देने का काम पेड़ करता है। और सच्ची पूजा का अर्थ क्या होता है? देखिए, हम जो पूजा करते हैं जिस तरह की, तो हम अगर किसी भगवान की भी पूजा करते हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ निहित रहता है कि हम अगर भगवान को कहते हैं कि मुझे कुछ ये दे दो तो मैं इतना कुछ दूंगा, मतलब हमारी जो पूजा जिस तरह की होती है, जिस तरह की प्रार्थना होती है, तो वो पूरी तरह से स्वार्थ से लिप्त होती है, स्वार्थ से भरी हुई होती है। लेकिन जिस तरह से पेड़ों का कार्य है वो निस्वार्थ रूप में कार्य करता है, सब कुछ लुटा देता है समाज के लिए, बाकी सभी के लिए, मतलब मनुष्य के लिए हो या बाकी प्राणियों के लिए, सबके लिए सब कुछ अपना
लुटा देता है, कोई भेद नहीं रखता है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, या किसी भी तरह का बैर नहीं रखता है। चाहे हम उसे पत्थर क्यों ना मारे, फिर भी वो हमें मीठे फल देने का काम करता है। तो सच्ची पूजा क्या होती है? निस्वार्थ रूप से समाज को देना किस तरह से होता है, बिना कोई भेद करके, यही मनुष्य मतलब सबसे बड़ी पूजा होती है, सच्ची पूजा होती है दूसरों को देना। और वह पूजा किस तरह से होती है, ये सिखाने का काम या उसका अर्थ समझाने का काम पेड़ हमारे लिए करता है, या पेड़ अपनी कृति से हमें समझाता है, दिखाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। देखिए, मनुष्य के जीवन में पेड़ की विभिन्न अलग अलग अर्थों से, अलग अलग अंगों से हम कहते हैं भूमिका है, बहुत बड़ा महत्व है। पेड़ हमारे लिए सिर्फ फल देता इतना ही उसका स्थान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके से पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में पेड़ों की भूमिका अलग अलग अर्थों से, अलग अलग अंगों से, अलग अलग दिशाओं से महत्वपूर्ण है। और वो किस तरह से है, किस तरह हम हमारे जीवन में पेड़ अलग अलग दिशाओं या अलग अलग अंगों से, अलग अलग अर्थों से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, यही कविता के माध्यम से कवि हमारे सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, ये पेड़ अगर हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, तो उसका होना स्वाभाविक है, अच्छा है, सही है, या होना ही चाहिए। और वही बात वो कहते हैं, उसके होने की आवश्यकता हमारे जीवन में। हम सोचते होंगे कि अगर पेड़ नहीं हुए तो क्या होगा, या पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह की सोच भी कई सारे इंसान रखते हैं। तो कवि उन्हें ही समझाना चाहते हैं कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये जो अलग अलग तरीके से पेड़ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें टूट जाएगी, मनुष्य का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उसका होना या उसका अस्तित्व हमारे जीवन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। पेड़ों का होना मनुष्य के लिए आवश्यक ही है, ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रह पाएंगे, उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उनकी आवश्यकता, उनका महत्व जो है उसकी और कवि ने इस कविता के माध्यम से संकेत किया है, वो समझाया है हमें कि पेड़ों का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमें उनका अस्तित्व, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें बनाए रखना, उनका स्थान आबादित रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी की ओर उन्होंने संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य मतलब हम कह सकते हैं कि जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन की सफलता क्या है, हम किसे सार्थक जीवन कह सकते हैं, किस इंसान ने अपने जीवन को जीने के बाद हम कह सकते हैं कि इसका जीवन सार्थक हो गया। तो मतलब क्या है, हर इंसान को अपने अंतिम समय में ये सोचना पड़ता है कि हमने अपने जीवन में क्या किया, हमारा जीवन सार्थक हुआ या नहीं, या इस सृष्टि में हम जो जिए उसमें कुछ मतलब निकला या नहीं, या हमने कुछ ऐसा किया या नहीं, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो पेड़ ने देखिए हमारे सामने जीवन की सार्थकता क्या होती है ये समझाने की कोशिश किया है। और वो कैसे सार्थक हो सकता है मनुष्य का जीवन, तो दूसरों को देने की जो भावना है, अपना सब कुछ लुटाने की जो भावना है, दूसरों को हम कह सकते हैं काम आना, दूसरों के लिए अपने जीवन को अर्पण करना, ये जो पेड़ का व्यवहार है या ये जो पेड़ का जीवन है। देखिए पेड़ जो कुछ भी करता है, या देखिए पेड़ जो फल भी निर्माण करता है वो खुद उसका उपभोग नहीं लेता, वो उसका प्रयोग नहीं करता, वो अपने जीवन में स्थान नहीं, वो जो भी कुछ करता है दूसरों के लिए करता है। मतलब पेड़ का पूरा जीवन दूसरों के लिए होता है। और वो अपने जीवन के माध्यम से समूचे मनुष्य को ये समझाना चाहता है कि अगर तुम्हें भी मुझ जैसा सार्थक, अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो दूसरों को देने की भावना उत्पन्न करो, दूसरे के लिए अर्पण हो जाओ, न्यौछावर हो जाओ, और उसी में जीवन की सार्थकता है। यह पेड़ों ने हमारे सामने सिद्ध किया है और हमें भी यह आह्वान किया एक तरह से, या हमें भी इस दिशा में जाने के लिए एक तरह से
प्रयुक्त किया है या समझाया है, ऐसा ही कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है। मतलब कवि यहाँ पर पेड़ों का महत्व समझाता है, पेड़ों का स्थान मनुष्य के जीवन में, प्रकृति में कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें समझाने की कोशिश करता है। पेड़ों की जो कार्य है वो कितने महत्वपूर्ण है और किस तरह से करता है, और पेड़ों के माध्यम से ही मनुष्य को भी अपने जीवन की सार्थकता को समझने में मदद हो सकती है या मदद होती है, यही दर्शाने का काम यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से, इस नई कविता के माध्यम से रखना चाहता है। तो इस तरह से ये इस पाठ का पाठ परिचय है। आगे हम इस कविता का विस्तार से अध्ययन जो है वो करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, पेड़ होने का अर्थ, रचनाकार डॉक्टर मुकेश गौतम। यहाँ पर 3 भागों में कविता को विभाजित किया है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, दूसरा है हौसला है पेड़, और तीसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाता है पेड़। 3 विभाग में इस कविता को विभाजित किया है। हम एक एक विभाग को यहाँ पर देखते हैं। पहला जो विभाग है इस कविता में, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आदमी और एक तरह से पेड़ों की तुलना की है। पेड़ों का कार्य, पेड़ जिस तरह से रहता है और मनुष्य जिस तरह से रहता है, और क्यों कवि ये कहना चाहता है वो भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। देखिए कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि कल अपने मतलब कभी अपने घर में, अपने कमरे में बैठे हैं और कमरे में बैठकर कमरे में खिड़की के पास बैठे हैं, और उस खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था मतलब देख रहा था, बारीकी से देख रहा था। क्या देख रहे थे कवि? एक पेड़ को। कवि कह रहे हैं कि कल जब मैं अपने घर में, अपने कमरे में बैठा था और खिड़की के पास बैठकर जब मैं एक पेड़ को बारीकी से निहार रहा था, देख रहा था, तब मैंने महसूस तब उन्होंने महसूस किया क्या? पेड़ होने का अर्थ। तब उन्होंने समझा पेड़ होने का अर्थ क्या, पेड़ किसे कहते हैं, या पेड़ क्या करता है, या पेड़ किस तरह से होता है, पेड़ों का कार्य किस तरह से होता है, ये कवि कहते हैं कि यहाँ पर मैंने महसूस किया। देखिए इस यहाँ पर आगे कवि कहते हैं, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। देखिए कवि कहते हैं कि क्या समझा कवि ने अर्थ, पेड़ होने का अर्थ क्या समझा। कवि कहते हैं कि मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था, आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, मतलब हम कह सकते हैं हमारी दृष्टि से बड़ा होना क्या, धनवान होना या किसी क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान मकान प्राप्त करना या ऊंचे ओहदे पर बैठना, इस तरह से आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, और किसी भी तरह से कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा, जिस तरह का पेड़ जितना बड़ा हो सकता है, जितना सम्मान हो या जिस तरह का कार्य वो करता है, उतना बड़ा काम आदमी नहीं कर सकता। पेड़ कभी भी आदमी कभी भी पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, उस तरह का स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। या कभी कहते यूँ कहो कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं या कभी कहते हैं कि आदमी तो आदमी ही होगा, आखिर चाहे कोई भी हो, किसी तरह का कार्य करने वाला क्यों ना हो, वो आदमी ही रहेगा, आदमी ही होता है, वो कभी भी पेड़ नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि ये इस तरह का, इसमें से हम कह सकते हैं कि शब्दार्थ इस कविता में जो हम देख सकते हैं कवि ने यहाँ पर कहा है। तो वास्तविकता में
इसमें से कवि हमारे सामने जो भाव रखना चाहता है, जो विचार रखना चाहता है, वो भी हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिस्थितियों में रहते हैं, जिस हालात में रहते हैं, हम कह सकते हैं कि मनुष्य उन परिस्थितियों से लड़ता है और लड़कर अपनी जगह बनाकर जीवन जीने की कोशिश करता है। और उस समय हमारे जो कार्य है वो कार्य किस तरह के होते हैं, किस तरह से हम कार्य करते हैं, तो सामान्यतः उस समय जब अपना जीवन जीते हैं तो हम सामान्यतः खुद के बारे में ही सोचते हैं, खुद की भलाई या खुद को बड़ा बनाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए ही कोशिश करते हैं। हम अपने तरह से अपने जीवन जीने की कोशिश करते हैं, न कभी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, न कुछ भलाई का काम करने के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा खुद के जीवन को सही बनाने में ही लगे रहते हैं, बने रहते हैं। और इसी कारण हमारे जीवन में मानवता हो, परोपकार हो, इन तरह के गुणों का जो है वो बड़ी मात्रा में अभाव दिखाई देता है, या होंगे भी तो उसका स्तर जो है वो बहुत कम होता है। स्वार्थ से लिप्त ही मनुष्य का जीवन हम सामान्यतः यहाँ पर देख सकते हैं। और इसीलिए ये जो गुण मनुष्य के अंदर होने चाहिए वो नहीं होते हैं। और पेड़ वह एक मार्ग है, एक ऐसा शिक्षक है, एक ऐसा जरिया है जो हमें इन गुणों की प्रेरणा दे सकता है। परोपकार जैसे गुण, मानवता जैसे गुण जो है वो पेड़ हमें देने की कोशिश करता है। तो कवि जब अपने कमरे में खिड़की के पास बैठे थे तब उन्होंने बाहर खड़े एक पेड़ को देखा। बाहर खड़े एक पेड़ को, शायद उनके खिड़की के बाहर कोई पेड़ था और इसीलिए उस पेड़ को उन्होंने देखा। तो उस पेड़ का जो हौसला या खड़े रहने का मतलब वो कितने लंबे समय से वहाँ पर बना है, कवि हमेशा उसे देखते हैं, तो उसे वो खड़े रहने का जो हौसला है वो हौसला बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ उस पेड़ की दूसरों को देने की जो प्रवृत्ति है, दान की हम से कह सकते हैं, जो प्रवृत्ति है बहुत महत्वपूर्ण है। कवि को एक तरह से उसके उस गुणों का, उसके उस कार्यों पर सोचने के लिए कवि एक तरह से मजबूर हो जाता है कि किस तरह से पेड़ सदियों से या बड़े लंबे समय से यहाँ पर खड़ा है और हमेशा ही वो अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो देने की कोशिश करता है। वो हमेशा दाता बनता है, हमेशा देने की प्रवृत्ति वो रखता है और इसीलिए कवि उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। कवि इस तरह के अनगिनत विचार अपने दिमाग में, कवि के दिमाग में उत्पन्न हो जाता है, उसके मन में आ जाते हैं अनगिनत विचारों, पेड़ के बारे में सोचने लगता है या उसके मन में आ जाते हैं। कवि ने यहाँ पर कहा है कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए वह पेड़ के जितना या पेड़ जैसे बड़ा नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि पेड़ का हौसला बहुत बड़ा है, मनुष्य का हौसला उतना बड़ा नहीं हो सकता। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि पेड़ की जो देने की प्रवृत्ति जितनी है, पूरी तरह से सब कुछ जो कुछ भी है हम कह सकते हैं 100% वो अपने पास जो कुछ है वो देने की इच्छा या प्रवृत्ति रखता है। मनुष्य वैसा सामान्यतः नहीं करता है और बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी सम्मान के, उसे नहीं चाहिए कि चलो मैंने ये को सब कुछ दिया तो यहाँ पर मुझे ऐसा सम्मान, मेरा ऐसा सम्मान होगा या मुझे ऐसा ये दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी फल की अपेक्षा न करते हुए वो देने की कोशिश जो है वो करता रहता है। इसीलिए कवि कहता है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पेड़ जैसा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ की जो सोच है, जिसकी जो क्षमता है या उसका जो कार्य है वो मनुष्य उस स्तर तक कभी नहीं पहुंचता या उस जैसा काम कभी नहीं कर सकता। पेड़ जब जन्म लेता है, अर्थात जब वो कोमल सा अंकुरित होता है, तब से वो जीवन या हम कह सकते हैं तब से वो अपना कार्य जो है आगे हम कह सकते हैं कि
वो आगे का अंग जो है, तब से वो काम अपना शुरू कर देता है। तब से ही वो हम देख सकते हैं कि मनुष्य के लिए अपने जीवन को अर्पित करने का काम जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य पेड़ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सीख सकता है, और आदमी के लिए पेड़ों का या समाज के लिए पेड़ों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पेड़ जितना बड़ा नहीं बन सकता। यही यहाँ पर कवि इस पहले अंश में, पहले भाग में यहाँ पर समझाना चाहता था। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस कविता का अगला जो अंश है, अगला जो भाग है, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।